ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पंगा ले रही हैं तो इसके पीछे है क्या? क्या राजनीतिक एजेंडा है? इसी पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार का विधानसभा चुनाव उनकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो जाहिर है ममता बनर्जी कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को धमका देती हैं तो कभी ईडी से पंगा लेती हुई दिखाई पड़ती हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। ईडी का कहना है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने, उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। ईडी ने याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा 100 से भी अधिक पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में घुसी थीं और ईडी द्वारा जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज जबरन ट्रक में रखकर लेकर चली गईं। और मीडिया खबरों की माने तो जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक कार्यालय पहुंची तो उन्होंने वहां मौजूद प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी मौके पर ही मौजूद थे। तो आरोप है कि डीजीपी ने छापेमारी कर रहे 3 ईडी अधिकारियों पर दबाव भी बनाया और उनसे कहा कि वो पंचनामा में किसी भी प्रकार की बरामदगी दर्ज ना करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई हो गई है, चढ़ गया है बिल्कुल। पहले एसआईआर पर विरोध को लेकर ममता बनर्जी सुर्खियां बटोर रही थी और अब ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप को लेकर राजनीतिक घमासान का एक नया फ्रंट खोल दिया है। तो मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी का उद्देश्य जांच नहीं बल्कि उनकी पार्टी के चुनावी दस्तावेजों को चुराना है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा उनकी पार्टी के दस्तावेजों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया था। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सीधे हस्तक्षेप मानते हैं। आईपैक और प्रतीक जैन का मामला 2742.32 करोड़ रुपए के कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से जुड़े 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हवाला चैनलों के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई थी। इन सभी आरोपों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने ईडी पर आरोप भी लगाया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जांच के नाम पर टीएमसी की चुनावी रणनीति, आंतरिक डेटा और पार्टी दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का ईडी अफसरों के साथ जो व्यवहार रहा वो तो चिंता का विषय जरूर है। तो टीएमसी तो लगातार आरोप लगा रही है और इसी सिलसिले में टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह दरअसल पूरे देश को खरीदना चाह रहे हैं। Order cannot be changed by an administrative way. Chief Justice, which has been written to the Chief Justice, that is an administrative forum. And in an administrative forum, even the Chief Justice cannot change a judicial order. It is known to every lawyer. But why ED has done, Amit Shah thinks that he has purchased the entire India. That is the reason. They are the arrogance. जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। People like Vivekananda, people like Rabindranath, people like Ram Mohan, they used to roam on this land. Now the file chor, koila chor, these people are roaming on this land. Why? Because the atmosphere is such. So now it is the high time to again rejuvenate the culture of Bengal. We have to make this land the land of Vivekananda. And today is the most auspicious day. We should take the oath for that. And to do so, we have to remove the people, those are associated with all this scam. And I feel that TMC government should be removed. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में पहले एसआईआर पर और अब ईडी की कार्रवाई पर बिल्कुल टीएमसी और बीजेपी तो आमने सामने है ही, लेकिन यह मामला कानूनी भी बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी की क्या कोशिश है, इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता
कोलकाता से जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। मैं पहले सीधे सौरभ के पास चलता हूं। सौरभ, इस समय जबकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है, हमने देखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाई। पहले प्रतीक जैन के घर पर जो हुआ वो देखा, उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में जो हुआ वो भी देखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या अब पश्चिम बंगाल में इस चीज को लेकर चर्चा है कि अब जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कोशिश की, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की क्या तैयारी है, कैसे डिफेंड करेंगी कि क्यों उस फाइल को लेकर के वहां उन्होंने एक तरह से फाइल लेकर के भागने का जो आरोप है ट्रक में रख करके, उसको कैसे डिफेंड करेगी अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार? लाल जी देखिए, ईडी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, इसका 2 पॉइंट काफी अहम है। पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे ईडी क्यों आई, तो वहां पे ईडी ने रिट पिटीशन में लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी खुद स्टेट मशीनरी को लेकर जांच के दौरान हस्तक्षेप करेंगे, फाइल लेके चले जाएंगे, तो अदालत के दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए हम आए हैं। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में वो लिखते हैं कि फॉर दैट वंस अ सर्च अंडर सेक्शन 17 इज वैलिडली इनिशिएटेड, सेक्शन 70 पीएमएलए एक्ट के दौरान जब सर्च होता है, स्टेट अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज एनी जुरिसडिक्शन टू इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट, डिले और ओवरराइड, इनका कोई जुरिसडिक्शन है ही नहीं। इस बारे में उनका कहना है कि अगर आपका कोई ग्रीवांस है तो सेक्शन 17 सर्च लाइज ओनली बिफोर द डेजिग्नेटेड जुडिशियल कोर्ट। आप कोर्ट के पास जाइए, अगर आपको कुछ कहना है इस सर्च को लेके, आप अगर मानते हैं कि ये सर्च सही नहीं है, आपको कुछ कहना है, तब कोर्ट में जाइए। यहाँ पे ईडी लिख रहा है रिट पिटीशन में कि नेवर थ्रू मॉब मसल और मिसयूज ऑफ पुलिस पावर, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, वो इन शब्दों में मॉब, मसल एंड मिसयूज ऑफ पावर, इन 3 शब्दों में ईडी ने साफ तरीके से कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की है। आखिर 8 जनवरी में कोलकाता में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और इस पूरे बात को लेकर अभी जो सवाल टीएमसी के ऊपर उठ रहे हैं, तो पहली बात ये है कि ये एक हवाला का एक मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट था। 20 करोड़ का पैसा प्रतीक जैन के अकाउंट में कैसे गया, जब गोवा इलेक्शन के दौरान 2021-22 में, इसके जांच के लिए ईडी गई थी। अब इसके साथ जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पार्टी का डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्होंने इतनी सारी फाइल की नहीं। एक इलेक्शन के लिए कितने कैंडिडेट के लिस्ट रहना पड़ता है, कितने स्ट्रेटेजिक पेपर्स होते हैं, लेकिन भर भर के, जैसा आपने कहा, भर भर के फाइल उठा के ले आए। बिल्कुल, वो क्यों? बिल्कुल, हरे रंग की फाइल लेकर गई थी, वो सबने वो विजुअल देखा भी था। लौटता हूँ आपके पास विनोद जी। वैसे तो देखिए, पश्चिम बंगाल में संविधान को, लोकतंत्र को, कानून को चुनौती देने का ये पहला मामला तो है नहीं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा सीरियस मामला भी है, क्योंकि इसके पहले भी देखिए वहां पर विधायक के लोग हमला कर चुके हैं जांच एजेंसियों के काफिले पर। लेकिन ये बताइए कि पहले एसआईआर और अब फिर ईडी, ममता बनर्जी क्या किसी घबराहट में है? क्या इसको, हर चीज को ममता बनर्जी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर बनाकर चलना चाहती हैं? लाल जी, अभी सौरभ बता रहे थे कि आज ही ममता बनर्जी ने तीसरी चिट्ठी मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी है। तो आप सोच सकते हैं कि एक फ्रंट पे वो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में वो एक अलग पंगा दिखा रही है। दूसरा, आपने देखा कि ईडी के जो कार्रवाई थी, एक प्राइवेट पर्सन है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक प्राइवेट हाउस है, जहां पे सीधे राज्य के एक मुख्यमंत्री अपने वो आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेके और डीजीपी पुलिस के वो अधिकारी के साथ में 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी के साथ में वो पहुंचती है जी। और आप सोचिए कि ईडी के 3 ऑफिसर को पे आप किस तरह के दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखें तो मुझे लगता है इसमें कि ममता बनर्जी का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सीधे ये तीसरी बार की जो विधानसभा में उनकी जंग है, वो शायद उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, बहुत अग्नि परीक्षा है उनके लिए। तो ये ईडी बनाम दीदी का जो अभी ये चल रहा है, आप देखते हैं, वो ममता बनर्जी जानबूझ के एक पॉलिटिकल फ्रंट खोला है।
उनको लगता है कि बंगाल में जिस तरह के करप्शन के मुद्दे थे पिछले कई सालों से हमने देखा है, बंगाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसमें कोई भी बंगाल के भद्रलोकों का बंगाल है, पश्चिम बंगाल में इस तरह की चीजें पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करें। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है जी। अब आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद के इस बंगाल से जो उनका जन्मभूमि रहा है, उसमें पिछले वर्षों में हमने जो कोई भी खबर देखी होगी, हमें लगा होगा जो एक प्राइड ऑफ नेशंस का हम उसमें अपने एहसास कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्राइड ऑफ नेशन का जो हमारा स्वामी विवेकानंद की वो धरती है, और वहां से इस तरह की खबर आती है कि संदेश खाली में आपने ईडी के अफसर गए तो उनको पीट दिया, लहूलुहान कर दिया। यहाँ खुद कलकत्ता में किसी प्राइवेट पर्सन के यहाँ ईडी की कार्रवाई होती है, 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के इशू पे 2500 करोड़ का वो कोयला घोटाला है, तो वहां पे सीधे सीएम पहुंच जाती है, धमका रही है ईडी के अफसर को। ये बंगाल नहीं था। तो ये चुनौती तो उन तमाम लोगों के सामने में है जो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और संविधान पॉकेट में रख के लोगों को दिखाते थे। आज उनकी जुबान क्यों बंद है, सब चुप हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। सब चुप हैं। इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें कैंडल वाले भी शामिल हैं, इसमें तथाकथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी। लेकिन सौरभ दत्ता, वहां पर जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अब ये बताइए कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस फाइल को उठा करके लेकर गईं, ये बात हो रही है कि ममता बनर्जी जो कारण बता रही हैं कि देखिए इसमें हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी थी, डेटा था, लेकिन चर्चा तो ये रही कि उसमें था क्या जो इस तरह से बिल्कुल एकदम घबराहट में आई और एक तरह से कहिए तो झपट्टा मार करके लेकर चली गई। एकदम से लालजी, ये सवाल सिर्फ आम जनता के अंदर नहीं है, टीएमसी के अंदर में भी है, जो टीएमसी के ग्रासरूट्स के वर्कर्स है। क्यों है? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आईपैक हमारा पार्टी ऑफिस है, यहाँ पे हमारा दस्तावेज रहता है, तो ये टीएमसी के अंदर में भी कहीं ना कहीं जाके उनके अंदर में भी एक गुस्सा है कि हम पार्टी करते हैं, पार्टी के झंडा लेते हैं, और कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा ये अलग से इंस्ट्रक्शन यहाँ से आता है। तो क्यों आता है? तो ऐसा क्या है कि ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने फिराद हकीम के घर जब सीबीआई गया था तब वो रास्ते पे नहीं आई थी। वो इससे पहले पार्टी के जो लीडर्स आए थे उनके लिए रास्ते पे नहीं आई थी इस तरह से। तो फिर आईपैक ऐसा क्या है, उसमें क्या है कि मानो कौन सा तोता है उसमें जिसको बचाने के लिए खुद सीएम स्टेट मशीनरी को लेकर पहुंच गई। और ये बात ये है कि जब ईडी ने कोर्ट में ये याचिका डाला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सीएम के खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति मांगा सीबीआई के द्वारा, सीबीआई को ये अनुमति दिया जाए, ऐसा ईडी ने याचिका ने कहा, तब जाके तुरंत हाजरा में जो सीएम ने जो रैली किया वहां पे उन्होंने क्या कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के हिसाब से गई थी, पीएम के हिसाब से नहीं गई थी। यानी 24 घंटे बाद उनको याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाके पीएम के कॉन्स्टिट्यूशन से होकर उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है, वो काम सही नहीं हुआ, तो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन तब तक जब जो डैमेज होना था वो हो चुका था। उन्होंने सीपी को उतार दिया, डीजी को उतार दिया। अब अभी आप देखिए, अभी पीछे जो एक फ्रंट पे यहाँ पे हो रहा है कि ईडी के खिलाफ, और यहाँ पे एसआर को लेके भी तुरंत मेरे पीछे ही चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर भी विरोध चल रहा है। तो ये टीएमसी का रवैया है कि जैसे तैसे हो वो दिखाना चाहती है अपने वोट बैंक को वो कितने विरोध में है। ठीक है, तो ये तस्वीर जरा दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे तक पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ जुड़ने के लिए। और आगे मुझे तो लगता है विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों को इस तरह से पता नहीं कितनी बार बात करनी पड़ेगी और कितनी खबरें अभी वहां से आएंगी। बहरहाल सभी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में तो सुनवाई हो नहीं पाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए।